हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। मेरा नाम है अंकुर महेश्वरी और दोस्तों मैं आ गया हूँ फिजिक्स डेरिवेटिव सीरीज में एक नया चैप्टर लेकर के जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो दोस्तों इस चैप्टर में जितनी भी डेरिवेशंस है उसको अपन अब कवर अप करने वाले हैं। तो आप फटाफट से अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए और नोट करना शुरू कर दीजिए। चलिए, इस चैप्टर के अंदर गाइस जो जो अपन डेरिवेशन कवर अप करने वाले हैं, सबसे पहला है मोशनल ईएमएफ, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सेकंड है म्यूचुअल इंडक्टेंस, यानी कि दो सोलेनॉइड्स के बीच में, दो करंट कैरिंग कॉइल के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है उसको अपन डिराइव करेंगे। फिर है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड, जिसकी मदद से हम एनर्जी निकाल पाएंगे कि कितनी एनर्जी एक इंडक्टर के अंदर स्टोर्ड होती है और एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा इसके अंदर। और आखिरी में अपन देखेंगे एसी जनरेटर कि अगर कोई कॉइल घूम रही है मैग्नेटिक फील्ड में तो उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला मोशनल ईएमएफ, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इमेजिन करें दोस्तों कि एक रॉड है जिसकी जो सपोज v वेलोसिटी से इस तरफ मूव कर रही है यहाँ पर। ठीक है, सपोज एक रॉड है जो v वेलोसिटी से इस तरफ मूव कर रही है और इमेजिन करो जो रॉड की लेंथ है वो है स्मॉल l। यहाँ पर रॉड की लेंथ गिवन है स्मॉल l। एक रॉड v वेलोसिटी से किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जिसका मैग्नीट्यूड है कैपिटल B, सपोज ये इसमें इस तरफ मूव कर रही है। अब आप इमेजिन करो कि अगर ये रॉड इस तरफ मूव करेगी तो फ्लक्स कंटिन्यूसली चेंज हो रहा होगा और अगर फ्लक्स चेंज हो रहा होगा तो इंड्यूस ईएमएफ आएगा। सो बाय फैराडेज लॉ, बाय फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फैराडे लॉ क्या कहता है कि ईएमएफ इज गोइंग टू बी माइनस ऑफ डी फाई बाय डी टी। तो चलिए सबसे पहले अपन यहां पे फ्लक्स लिखने का ट्राई करते हैं। इस पूरे लूप में गाइस जो फ्लक्स बनेगा दैट इज गोइंग टू बी बी इंटू ए और एरिया हो जाएगा बी इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ है L, ब्रेथ है x, तो L इंटू एक्स। ठीक है, B इंटू L इंटू एक्स, ये आपका फ्लक्स हो गया। अब अपन इंड्यूस ईएमएफ लिखने का ट्राई करते हैं यहां पर। सो E इज इक्वल्स टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ B इंटू L इंटू एक्स। तो यहां से B और L बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा dx बाय dt। ठीक है, dx बाय dt यानी कि जो x है अगर वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है दैट मीन्स कि वो रॉड मूव कर रही है और किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, v वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो दोस्तों यहां पर आपके पास फॉर्मूला आ गया ईएमएफ निकालने का। सो E इज इक्वल्स टू, इसका मॉड चाहिए मुझे, तो ये हो जाएगा b इंटू वी इंटू एल। इसको अपन कहते हैं मोशनल ईएमएफ। E इज इक्वल्स टू बी इंटू वी इंटू एल। तो ऐसे में अगर एक रॉड v वेलोसिटी से मूव करे और इसकी लेंथ l है तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ आएगा बी वी एल। ऐसे मान लीजिए अगर एक रिंग है, एक रिंग अगर अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही हो तो वो रिंग में भी फ्लक्स चेंज हो रहा होगा जिसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है। इसको भी अपन निकाल सकते हैं यहां पर। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक रिंग है कोई, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कोई रिंग है, ठीक है, और ये रिंग सपोज ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है और यहां पर अपन ने मैग्नेटिक फील्ड बना दी कुछ ऐसे। इसी कॉन्सेप्ट को अपन बी वी एल जो अपन लिखा था, इसी कॉन्सेप्ट को अपन यहां पर यूज कर सकते हैं इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालने के लिए। सो E इज इक्वल्स टू क्या होता था फॉर्मूला, बी वी एल। ठीक है, अब मैं यहां पर अगर B तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है ही, V अगर मैं V को लिख दूं ओमेगा आर,
भाई एक बॉडी अगर सर्कुलर मोशन कर रही होती है तो वी होता है ओमेगा आर, और एल यानी कि बड़ी स्मॉल सी एक लेंथ ले ली मैंने, डी आर। ठीक है, सपोज इंड्यूस ईएमएफ आया डी ई। अब इसको अगर इंटीग्रेट कर दिया जाए तो ये बन जाएगा ई, दैट इज बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2। ठीक है, बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2, ये हो जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर एक रिंग जो है वो किसी बी मैग्नेटिक फील्ड में ओमेगा एंगुलर स्पीड से, जिसका रेडियस आर है, अगर वो रोटेट करे तो बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2। और अगर एक रॉड है जिसकी लेंथ एल है, वेलोसिटी वी है, तो उससे इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा आपका बी वी एल। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट अपन आते हैं अब दोस्तों म्यूचुअल इंडक्टेंस के ऊपर। म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो इसके लिए जो बेसिक सा कॉन्सेप्ट अपन शुरू करते हैं। ठीक है, सो लेट अस से कि सपोज करंट फ्लोइंग इन solenoid H2 is I2। मान लेते हैं अपन की जो सोलेनोइड H2 है, जो सोलेनोइड H2 है, सपोज इसमें I करंट फ्लो कर रहा है। अब दोस्तों सोलेनोइड H2 में जैसे ही I करंट फ्लो करेगा वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। वो मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड S1 से पास करेगी, जो सोलेनोइड S1 में मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करेगी। ठीक है, तो ऐसे में अगर अपन इमेजिन करें कि सपोज करंट फ्लोइंग इन सोलेनोइड S2 इज I2, तो वी कैन राइट कि N1 इंटू phi1 इज इक्वल्स टू M12, यानी कि 1 और 2 के बीच में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है ये हो जाएगा I2 के बराबर। N1 phi1 इज इक्वल्स टू M12 और I2। अब मुझे निकालना है दोस्तों M12, तो पहले अपन एक काम करते हैं, phi1 लिख देते हैं यहाँ पे। तो phi1 1 में जो फ्लक्स जनरेट हुआ है वो 2 की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हुआ है, तो ये ऐसे आएगा, दैट इज B2 इंटू A1। B2, चूंकि B2 जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है सोलेनोइड की, तो ये बन जाएगा म्यू नॉट N2 इंटू I2। और चूंकि एरिया अपन 1 का ले रहे हैं तो एरिया 1 का आएगा पाई आर 1 स्क्वायर। ठीक है, एरिया 1 का है तो पाई आर 1 स्क्वायर यहां पर, तो ये आपका phi1 हुआ। ठीक है, इस वैल्यू को अगर यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, ठीक है, सो M12 इज इक्वल्स टू N1 phi1, दैट इज म्यू नॉट N2 I2 पाई R1 स्क्वायर, डिवाइड में आ जाएगा ये I2। ठीक है, यहां पे दोस्तों I2 से I2 हो जाएगा कैंसल, सो M12 कितना आया, M12 आया आपके पास। N1 को अगर अपन चाहें तो N1 को अपन लिख सकते हैं N1 इंटू एल, तो ये हो जाएगा आपका N1 इंटू एल म्यू नॉट N2 पाई R1 स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अगर अब कंप्लीटली रीअरेंज कर दिया जाए तो M12 क्या बन जाएगा, दैट इज म्यू नॉट N1 इंटू पाई R1 स्क्वायर एल। ठीक है, ये होता है दो सोलेनोइड्स के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर इंटू एल। ठीक है, तो ऐसे ही अगर अपन दो सोलेनोइड लेकर के मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करके इसमें फ्लक्स जनरेट कर सकते हैं, जिससे कि म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाएगा इन दोनों सोलेनोइड्स के बीच में। ऐसी गाइस अगर मान लो कि आपके पास दो करंट कैरिंग लूप है, जैसे सपोज जैसे ये एक लूप है, ठीक है, और सपोज ऐसे मैंने एक दूसरी लूप ऐसे इमेजिन करी,
ठीक है, जैसे मान लीजिए एक लूप ये है, सपोज जो आउटर वाली लूप है, सपोज जो आउटर वाली लूप है उसका रेडियस है सपोज R1 या R2, सॉरी, सपोज उसका रेडियस है R2, और जो इनर वाली लूप है सपोज उसका रेडियस है R1। ठीक है, तो यहां पे R2 इज ग्रेटर देन R1। सपोज दो लूप है, एक लूप R2 है, एक लूप R1 है, और सपोज R2 वाली लूप में हमने करंट फ्लो करवाया, मान लीजिए I2, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ये मैग्नेटिक फील्ड 1 में फ्लक्स जनरेट करेगी, और फिर इसकी वजह से दोनों कॉइल्स के बीच में आएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो मान लीजिए मुझे म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है दोनों के बीच में, तो अगेन कैसे लिख सकते हैं इसको अपन, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स 1 ही है तो n का वैल्यू यहां पे 1 हो जाएगा। सो φ1 इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू m12 I2। तो यहां से सबसे पहले अगर अपन φ1 निकालें तो φ1 हो जाएगा B2 इंटू A1। ठीक है, B2 इंटू A1। तो B2 एक करंट कैरिंग लूप के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो होती है दोस्तों क्या, म्यू नॉट I अपॉन 2R। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट I2 अपॉन 2R2, और एरिया हो जाएगा A1 विच इज पाई टाइम्स R1 स्क्वायर। ठीक है, हम यहां पर एक चीज बड़े अच्छे से इमेजिन करके चलेंगे कि R2 का जो वैल्यू है वो एक्चुअली R1 से बहुत ज्यादा ही है ना। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर R2 R1 से बहुत ज्यादा होगा तो पूरा का पूरा फ्लक्स जो है वो पूरे एरिया में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, ऐसा अपन मान के चल सकते हैं। ठीक है, अगर रेडियस कंपेरेबल हो गई ना तो अलग अलग मतलब मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू होगा ना वो अलग अलग रेडियस में अलग अलग हो जाएगा, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट फ्लक्स का नहीं हो पाएगा पूरे एरिया के अंदर। इसलिए अपन ये इमेजिन करके चल रहे हैं कि फ्लक्स है B इंटू ए, यानी कि पूरी मैग्नेटिक फील्ड इस पूरे एरिया को क्रॉस करती हुई गई है और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हुआ है फ्लक्स। ठीक है, तो यहां पर म्यू नॉट I2 अपॉन 2R2 इंटू पाई R1 स्क्वायर, ये तो फ्लक्स हो गया आपका, φ1 का वैल्यू हो गया। अब यहां से मुझे अगर निकालना है M12, तो दोस्तों M12 हो जाएगा φ1 अपॉन I2, सो म्यू नॉट I2 अपॉन 2R2 इंटू पाई R1 स्क्वायर अपॉन I2। ठीक है, तो दोस्तों I2 से I2 हो गया कैंसिल, तो फाइनली आपका M12 कितना आया, यह आया आपका म्यू नॉट इंटू पाई R1 स्क्वायर अपॉन 2R2। ठीक है, ये होता है दो लूप्स के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यू नॉट पाई R1 स्क्वायर अपॉन 2R2। ऐसे अपन चाहें तो अंदर वाली लूप में करंट फ्लो करवा करके फ्लक्स निकाल सकते हैं आउटसाइड वाली लूप में, और म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू वहां पर भी फाइंड आउट करा जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारे लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला पॉइंट डन हुआ, दो सोलेनॉइड्स के बीच में और दो लूप्स के बीच में। चलिए अब आते हैं अपन नेक्स्ट सेल्फ इंडक्टेंस के ऊपर। सेल्फ इंडक्टेंस के लिए अगेन अपन यही कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, जैसे इसमें सबसे पहला है ए, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड। सबसे पहला है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड। चलिए ऑलराइट, अब अपन बात करते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस में मुझे सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है सोलेनॉइड का। तो दोस्तों सोलेनॉइड के सेल्फ इंडक्टेंस के लिए हमें अगेन सेम कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, दैट इज n टाइम्स फाई
इज इक्वल्स टू एल टाइम्स आई। ठीक है, अब एन इंटू फाइव, फाइव को लिख सकते हैं अपन बी ऑफ सोलेनॉइड इंटू एरिया ऑफ सोलेनॉइड इज इक्वल्स टू एल आई। सो एन इंटू बी, बी होता है म्यू नॉट एन आई, एरिया सोलेनॉइड के लिए मान लीजिए पाई आर स्क्वायर है। ठीक है, या फिर एरिया को एरिया रहने दो यहां पर। सो म्यू नॉट एन आई इंटू ए इज इक्वल्स टू एल आई। ठीक है, तो यहां से आई से हो गया आई कैंसिल, तो आपके लिए जो सेल्फ इंडक्टेंस आया वो कितना आया, म्यू नॉट एन इंटू ए इंटू कैपिटल एन। ठीक है, अच्छा अगर मैं कैपिटल एन को एन इंटू एल लिख दूं, भाई एन अपॉन एल, कैपिटल एन अपॉन एल लेंथ यानी कि स्मॉल एन होता है, तो कैपिटल एन कितना हो जाएगा, एन इंटू एल। तो यहां से आपके पास एक और फॉर्मूला आ जाएगा इसका रीअरेंज करके, दैट इज और एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल। ठीक है, क्योंकि कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एल होता है स्मॉल एन, तो यहां से अपन ने कैपिटल एन को लिख दिया एन इंटू एल, तो ये बन जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल। ये होता है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड। अब इसी सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से इसमें कितनी एनर्जी स्टोर होती है इसको देखो अपन फाइंड आउट कर सकते हैं ऐसे। सेकंड पॉइंट है मेरा बी, एनर्जी स्टोर्ड in an inductor। चलिए अब अपन को निकालना है एनर्जी कितना स्टोर हो जाएगी इंडक्टर के अंदर, तो इसको भी अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए कैसे, रेट ऑफ विच द वर्क इज डन डी डब्ल्यू बाई डी टी। किसी इंडक्टर में कितना पावर, कितनी पावर है, मतलब कितना पावर ट्रांसफर हुआ है, रेट ऑफ विच द वर्क इज डन डी डब्ल्यू बाई डी टी, जिसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ना दोस्तों, मॉड ऑफ ई इंटू आई। भाई पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वी इंटू आई, तो ये जाएगा मॉड ऑफ ई इंटू आई। तो डी डब्ल्यू बाई डी टी, ई इंटू आई हो गया। अब ई का वैल्यू, सो डी डब्ल्यू बाई डी टी इज इक्वल्स टू ई एम एफ होता है इंडक्टर के लिए एल टाइम्स डी आई बाई डी टी, और साथ में आई चल ही रहा है। ठीक है, तो दोस्तों यहां पे देखो डी टी हो गया कैंसिल। अब इंटीग्रेट कर दें, सो डी डब्ल्यू हो जाएगा डब्ल्यू, सो डब्ल्यू बिकम्स एल बाहर आ जाएगा, इधर आ जाएगा आई टाइम आई डी आई। अब आई डी आई के रिस्पेक्ट में जब इंटीग्रेट होगा तो ये बन जाएगा आई स्क्वायर बाई टू। तो यहां से आपके पास एनर्जी आ गया, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सो यू बन जाएगा ये विच इज हाफ टाइम्स एल आई स्क्वायर। ठीक है, हाफ टाइम्स एल आई स्क्वायर, ये होता है मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड या मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब बात करें फॉर सोलेनॉइड के लिए। सो फॉर अ सोलेनॉइड, ठीक है, सो फॉर अ सोलेनॉइड अभी अभी आपने एल का वैल्यू निकाला था सोलेनॉइड के लिए, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल। अब अगर सोलेनॉइड के लिए अगर अपन ये फॉर्मूला लगाएं यहां पर देखें, तो अपन एक इन जनरल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। सो दैट इज यू इज इक्वल्स टू हाफ एल, एल का वैल्यू था म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल,
और आई, भाई बी होता है म्यू नॉट एन आई, बी होता है म्यू नॉट एन आई, आई निकाल लो वहाँ से तो बी अपॉन म्यू नॉट एन, तो ये आई बन जाएगा बी अपॉन म्यू नॉट एन, इसका कंप्लीट स्क्वायर, हाफ एल आई स्क्वायर था, है ना। तो देखिए यहां पर हाफ म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल चल ही रहा है अलग से, इधर हो जाएगा आपके पास बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर। तो यहां पर ये एन स्क्वायर हो गया कैंसिल, एक म्यू नॉट बचेगा केवल यहां पर, ये चल रहा है यू। अब दोस्तों ए इंटू एल, गौर से देखो, ये जो ए इंटू एल है ये क्या होता है, वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम को डिवाइड में ले आया जाए तो ये बन जाएगा u अपॉन वी, ये डिवाइड में आ गया, तो इधर बचा आपके पास बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। तो दोस्तों ये जो u अपॉन वी आया है, ये जो u अपॉन वी आया है, इसको बोलते हैं एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, या मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी भी बोल सकते हैं इसको अपन। सो दिस इज नोन एज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और ये किसी के लिए भी वैलिड है। ऐसा नहीं है कि हमने सोलेनॉइड के लिए डिराइव करा तो केवल सोलेनॉइड के लिए है ये, जहां जहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होती है वहां वहां पर हम इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं, बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। यानी कि अगर कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड है तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कितनी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो हमें मिल रही है, तो वो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा यहां पर, दिस इज एनर्जी स्टोर्ड पर या एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इज दैट ओके? तो ये हमारा सेल्फ इंडक्टेंस वाला पॉइंट यहां पे डन हुआ। ओके, अब लास्ट पॉइंट है हमारा इसमें एसी जनरेटर। तो सपोज जैसे आपके पास एक कॉइल है जिसका एरिया कैपिटल ए है, सपोज नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन है, और सपोज ये जो कॉइल है ये ओमेगा एंगुलर स्पीड से यहां पर रोटेट कर रही है। तो दोस्तों इसमें होगा क्या, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच में जो एंगल बनता है थीटा, वो थीटा टाइम के साथ कंटिन्यूसली चेंज हो रहा होगा। थीटा यहां पर हो जाएगा ओमेगा इंटू टी। अब टी का वैल्यू तो पल पल बढ़ रहा है यहां पर, तो थीटा का वैल्यू जो होगा वो भी टाइम के साथ कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहेगा, जिसकी वजह से फ्लक्स टाइम के साथ चेंज होता रहेगा, और जिसकी वजह से हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ देखने को मिलेगा। और गाइस वो जो इंड्यूस ईएमएफ होता है वही कहलाता है ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। ठीक है, तो यहां पर अगर अपन ऐसे लिखें कि दैट इज थीटा, थीटा है एंगल बिटवीन एरिया, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जो थीटा जो है यहां पर, ये थीटा बन जाएगा ओमेगा टी। ठीक है, ये थीटा जो है यही कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से फ्लक्स चेंज होगा। तो यहां पर अगर अपन फ्लक्स लिखें, देखो सबसे पहले तो फ्लक्स यानी कि फाई बन जाएगा एन बी ए कॉस थीटा, एंड थीटा विल बी कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अब मुझे निकालना है इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, सो फ्रॉम फैराडेज लॉ, फ्रॉम फैराडेज लॉ ई होता है माइनस डी फाई बाई डी टी। ठीक है, सो ई यहां पर हो जाएगा आपका माइनस डी बाई डी टी ऑफ एन बी ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है, एन बी ए कॉस ओमेगा टी, जिसमें एन बी ए तो कांस्टेंट है,
कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, सो ई यहां पर हो जाएगा एन बी ए ओमेगा, बाहर जो माइनस साइन था वो कॉस के माइनस साइन से प्लस हो जाएगा, सो एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो दोस्तों ये जो इक्वेशन आई है ये होती है ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, इसको बोलते हैं अपन ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। तो ऐसे में जो इसका मैक्सिमम होगा ई मैक्स, इसका जो मैक्सिमम पीक वैल्यू जो होगा इसका वो क्या हो जाएगा एन बी ए ओमेगा, ये है इसका मैक्सिमम ईएमएफ जनरेटेड। ठीक है, तो ऐसे में एसी जनरेटर के अंदर हमें ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज मिलता है। कैसे मिलता है? एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो चेंज होता रहता है, जिससे फ्लक्स चेंज होता है और जिससे आता है इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं मैं EMI चैप्टर के ये डेरिवेशंस आपको बेटर समझ में आ गए होंगे। इस लेक्चर का PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। कोई भी डाउट या क्वेरी किसी को आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के अपने डाउट्स जो है वो पोस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन गुड बाय।